Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है आरजू कक्कड़ और मैं पिछले 3 साल से आई एम इनटू टीचिंग प्रैक्टिस फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। आप में से जो भी बच्चे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज़ उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस सीरीज़ में जो भी यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पुट करती है या क्या क्या टॉपिक्स एज पर यूपीएससी सिलेबस इंपॉर्टेंट है, हम उस तरीके से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो एमएसपी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, आप जानते भी हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग 3 फार्म बिल्स जो सरकार ने पास करे हैं। तो उनके बारे में ना चर्चा करते हुए उनको समझने के लिए पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एमएसपी क्या है, तभी जो पूरा सिनारियो है वो हमें समझ में आएगा। तो एमएसपी इसको समझने के लिए भी प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं, एमएसपी की क्या रेलेवेंस है, तो इन सब की डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमएसपी से, तो वो सब की चर्चा आज होगी इस लेक्चर में। तो बिना कुछ देर करे शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हाँ जी, तो पहला सवाल ही यही उठता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर है क्या। ये जो एमएसपी की इतनी बात हो रही है तो ये एमएसपी क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें जो भी हमारा जो सिनेरियो है, जो भी चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, उसके बारे में जानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एमएसपी क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एमएसपी इज अ मिनिमम प्राइस गारंटेड दैट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट और इंश्योरेंस फॉर द फार्मर्स व्हेन दे सेल द पर्टिकुलर क्रॉप्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके नाम में लिखा हुआ है कि कम से कम प्राइस जो सरकार जो है फार्मर्स के हित के लिए, फार्मर्स के सपोर्ट में देती है, जो उनकी जो फसल जो है, जो उनका जो धान है, जो कोई भी वो क्रॉप उगाते हैं उसके सपोर्ट के लिए देती है। लेट फॉर से कि हम जो भी फार्मर ने क्रॉप उगाई है उसका मार्केट में जो भी प्राइस है, अगर वो गिर जाता है या वो एकदम से ड्रास्टिकली फॉल हो जाता है या राइज हो जाता है या उनकी फसल मार्केट में नहीं बिकती, तो उनके पास एक सपोर्ट रहता है, एक आत्मविश्वास रहता है, एक हौसला रहता है, एक सपोर्ट बना रहता है कि हमारी जो फसल है वो हमारी सरकार जो है एक प्रॉपर प्राइस पे, एक एमएसपी प्राइस पे जो है वो उनसे ले लेगी। तो इसीलिए ये एमएसपी आया। These crops are procured by, यहाँ पे लिखा हुआ है, these crops are procured by the government agencies at a promised price to the farmers। तो जो भी फार्मर्स को प्राइस प्रॉमिस किया गया है, सरकार उस प्राइस पर फार्मर से जो उनकी क्रॉप है वो प्रोक्योर कर लेती है। क्यों प्रोक्योर करती है? ताकि फार्मर्स, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले कि फार्मर्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बैकबोन है, एक पिलर है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में। तो ये जो फार्मर्स को आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि आपकी क्रॉप का आपको सही दाम मिलेगा, तो फार्मर्स जो है एमएसपी जो है उनके लिए अनाउंस करती है। अब कौन अनाउंस करता है, इस कैसे अनाउंस होती है, कौन सेटअप करता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो द कंसेप्ट ऑफ एमएसपी देयरफॉर प्रोटेक्ट्स द फार्मर्स इन द कंट्रीज इन सिचुएशंस वेयर द क्रॉप प्राइसेस फॉल ड्रास्टिकली। तो क्रॉप का मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो, चाहे वो गिर गया हो या वो बढ़ गया हो या जो भी चल रहा हो, फार्मर को पता है कि उनकी जो क्रॉप है अगर वो मार्केट में नहीं बिकती या दाम कम हो जाता है तो एमएसपी पे जो सरकार है वो उनसे प्रोक्योर कर लेगी। अब एमएसपी में जो एमएसपी के जो क्रॉप्स हैं जो फार्मर्स प्रोक्योर करती है एमएसपी पे, काफ़ी क्रॉप्स हैं। वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं वो भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है व्हीट एंड राइस आर अमंग द टॉप क्रॉप्स दैट आर प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट एट एमएसपी फ्रॉम द कंट्रीज फार्मर्स। तो काफ़ी क्रॉप्स हैं, टोटल 23 क्रॉप्स हैं, 23 क्रॉप्स हैं जिनके लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं उसके बारे में बिल्कुल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें से व्हीट एंड राइस, जो व्हीट और राइस हैं ये मेजर क्रॉप्स हैं, अमंग टॉप क्रॉप्स के अंदर आती है जिनके लिए जो फार्मर जो है जिनको प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि व्हीट और राइस जो है वो स्टेपल क्रॉप है। तो इसके लिए ये टॉप क्रॉप्स के अंदर आती हैं जिनका जो गवर्नमेंट है एमएसपी जो है अनाउंस करती है और इनके लिए प्रोक्योर करती है इन क्रॉप्स को। हाँ जी, तो अगली बात आती है, हमने ये देख लिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, एमएसपी क्या है, हमें ये पता चल गया।
एमएसपी के बारे में पढ़ लिया, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, बेसिकली इसका बैकग्राउंड। क्योंकि अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता होगा तो ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे जो भी सिनेरियो चला, जो एग्जिस्टेंस में आया, कैसे आया, कब आया, क्यों आया, ये सब सवाल जानना होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है वो तभी बढ़ेगी और आपकी नॉलेज इसी से आएगी। तो उसके बाद जब आप इसका बैकग्राउंड जान लोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ नहीं है, 1960s में आपको पता है कि काफ़ी हमारे इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब हमें जो सीरियल्स हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो ये आप जानते ही होंगे 1960s की जो सिचुएशन है वो बहुत ही इंटेंस सिचुएशन थी। कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमें जो हमारा जो क्रॉप्स हैं, जो सीरियल्स हैं, वो भी बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। तो ये जो उस टाइम का जो फेज था, जो इंडिया फेस कर रहा था, ये फेज, तब सरकार ने क्या किया, कुछ एग्रीकल्चरल पॉलिसीज जो हैं वो डेवलप करी। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड द स्टार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उस 1960s के फेस में जहां पर हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ फेस कर रहा था, तब सरकार ने इसके लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएट करी और ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो आपको पता ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में स्टार्ट हुआ था। पंजाब हरियाणा में काफ़ी जो है ये बहुत ग्रो किया था। अब इसके जो भी बैकड्रॉप्स रहे या चैलेंजेस रहे या जो इसके प्रोज कॉन्स बेनिफिट्स, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएट करी सरकार ने। उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने 1964 में कॉरपोरेशन सेटअप करी, जिसको आज आप जानते हो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो फूड ग्रेन्स हैं फार्मर से प्रोक्योर कर लेती थी एट रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, और उसके बाद थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी टू द कंज्यूमर्स। मतलब जो फार्मर से आप एक प्राइस पे, ये जो FCI है, फार्मर से एक प्राइस पे, एक रिन्यूमरेटिव प्राइस पे क्रॉप ले लेती थी और आगे थ्रू PDS, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, इनके थ्रू आगे कंज्यूमर्स तक ये जो क्रॉप्स हैं, ये जो फूड ग्रेन्स हैं, ये पहुंच जाता था। और साथ में ये कुछ बफर स्टॉक भी मेंटेन करके रखते थे फॉर फूड सिक्योरिटी, क्योंकि कोई चैलेंजेस आगे फेस ना करने पड़ जाएं, एक बफर हमेशा रहना ही चाहिए। तो उस बफर स्टॉक को मेंटेन करती थी कौन, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब हम ये बात कर रहे हैं एक रिन्यूमरेटिव प्राइसेस पे ये फार्मर से फूड ग्रेन्स ले लेती है। ये जो प्राइस है, अब ये प्राइस भी तो किसी को सेटअप करना पड़ेगा। ये प्राइस कौन सेट कर रहा है? तो इस पॉलिसी ऑन प्राइसिंग, इसके लिए सरकार ने क्या किया, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन सेटअप किया। इन ऑर्डर टू बाय देयर हैड टू बी अ पॉलिसी ऑन प्राइसिंग, मतलब एक प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। 1965 में टू एडवाइस ऑन द प्राइसिंग पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन वॉज सेटअप। तो हमने यही देखा है अभी कि ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है, इसके बारे में एडवाइस करने के लिए कि किस रेट पे हम फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीदेंगे, एक कमीशन सेटअप करी। उस कमीशन का नाम क्या है, APC कमीशन का नाम है। अब APC क्या है, APC दैट इज एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन। अब उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज विद दिस, तो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आ गई, प्रोवाइडिंग अ फेल सेफ टू द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट शार्प फॉल इन द फार्म प्राइसेस। तो जब ये APC जो प्राइस डिसाइड करेगी, जब इन्होंने प्राइस डिसाइड किया, यहीं से ही MSP का कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया कि जब एक फार्मर्स को एक फेयर प्राइस पे उनकी जो क्रॉप है उनसे ले ली जाएगी, जो सरकार उनसे खरीद लेगी, वो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी उन्हें मिल गया। तो यहाँ से पता चल गया कि अगर कोई भी नहीं खरीदेगा, इफ नो वन एल्स बायज इट, the government will buy the stock at this minimum guaranteed price। ये जो प्राइस जो सेटअप किया गया, ये जो प्राइसिंग पॉलिसी के तहत, तब उन्हें पता चल गया कि अगर किसी ने भी नहीं खरीदा या मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस हुई, उनके अंदर एक सपोर्ट बन गया, एक विश्वास आ गया कि अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हमारी जो क्रॉप है गवर्नमेंट जो है वो उसको खरीद लेगी और एक मिनिमम, एक गारंटेड प्राइस पे खरीदेगी। यहीं से ही MSP का कंसेप्ट जो है वो आ गया। आज जो MSP है ये एक लॉन्ग टर्म गारंटी है फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, प्लस ये MSP एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेके आया इनटू द एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड एनकरेज द प्रोडक्शन। तो इस MSP ने काफ़ी फायदे दिए, फार्मर्स के अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास जगाया और उनके अंदर एक एनकरेजमेंट आ गया, प्रोडक्शन बूस्ट अप हुई कि अगर हमारी क्रॉप मार्केट में जिस भी दाम पे बिके, अगर कल को रेट हमारी फसल के गिर भी गए तो सरकार हमसे एक फेयर प्राइस पे जो उन्होंने बोली है, अब वो जो कब बोलती है, कब अनाउंस करती है सरकार, वो देखेंगे। तो उन्हें जब पता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें भी पता है कि कल को अगर कुछ भी हो गया,
XYZ कोई भी सिचुएशन आ गई तो मेरी जो क्रॉप है वो कोई ना कोई पीछे बैठा है जो खरीद लेगा, तो मेरे को एक सपोर्ट मिलेगा, एक एनकरेजमेंट मिलेगी, जिससे मैं आगे प्रोडक्शन जो है वो कर पाऊंगी, क्रॉप्स उगा पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार मेरी क्रॉप जो है एक फेयर प्राइस पे MSP के रेट पे मुझसे ले लेगी। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री रही है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है कि MSP कौन सेटअप करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो सेटअप करती है किसकी रिकमेंडेशंस पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है, ये जो ऑफिस है, ये जो भी रिकमेंडेशंस देता है उस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है MSP को सेट करती है। इस ऑफिस के बारे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है, कुछ नहीं है, ये जो ऑफिस है दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको यहीं पे ध्यान दे दीजिए और याद कर लीजिए। और ये कब फॉर्म हुआ था, 1 जनवरी 1965 को ये जो ऑफिस है ये बना था। दीज प्रपोजल्स डिपेंड ऑन फ्यू प्रीफिक्स फॉर्मूलाज। अब ये जो कमीशन है ये कुछ फॉर्मूलाज पे, क्योंकि ये प्राइस डिसाइड कर रही है तो ऑब्वियसली ये जो प्राइस डिसाइड करेगी कुछ फैक्टर्स जो हैं उनके बेसिस पे प्राइस डिसाइड करेगी। क्या क्या फैक्टर्स जो हैं ये ध्यान में रखती है ताकि एक MSP एक प्रॉपर रेट डिसाइड हो सके, उन फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कौन सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे A2 FL C2, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं जिनको डिटरमाइन करती है सरकार, ये कमीशन, ताकि वो एक फेयर प्राइस, एक MSP जो है सेटअप कर सके। अभी A2 क्या है, ये FL क्या है और ये C2 क्या है। A2 जो है, अब आप ये देख रहे हो, जैसे जब हमारा जो किसान है वो क्रॉप उगाता है तो उसमें सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इनका जो भी खर्चा होता है, जो भी प्रोडक्शन का जो खर्चा होता है, जो भी कॉस्ट होती है वो A2 के अंदर आती है। उसके बाद FL क्या है, FL है फैमिली लेबर, नाम से ही पता चल रहा है फैमिली लेबर, मतलब जो सीड, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सब जो है इसी से ही सिर्फ जो है प्रोडक्शन नहीं होती है। फैमिली लेबर, किसान और किसान का जो परिवार है वो भी उस फसल को उगाने में लगता है, वो जो फैमिली लेबर है उसको भी इम्प्लिसिट किया गया। और ये जो C2 है ये क्या है, जो रेंट पेड बाय द फार्मर्स। कभी कभार फार्मर्स अपनी ज़मीन पर नहीं उगाता, एक लीज पर जो है वो लैंड ले लेता है और उस पर उगाता है, या फिर कभी लोन लिया है, तो ये सब जो भी हैं, जो वो रेंट पे कर रहा है, जो लीज जो है वो जो पे कर रहा है, वो C2 के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे A2 प्लस FL और C2, ये A2 है, ये A2 प्लस FL और ये C2। A2 के हमने बारे में डिस्कस करा, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इरिगेशन, ये सब का जो भी रेट होगा वो A2 के अंदर आएगा। A2 प्लस FL में क्या आएगा, A2 जो हमने डिस्कस किया प्लस जो भी हमने फैमिली लेबर आएगी उसकी कॉस्ट, आज जो है इस पे MSP डिसाइड होता है। अब इसमें क्या है, जो भी A2 की कॉस्ट आएगी, A2 प्लस FL की आएगी या C2 की जो भी कॉस्ट आएगी, इसका 1.5 टाइम्स जो कर दो तो वो MSP हो जाता है। अभी जो है MSP A2 प्लस FL पे होता है, लेकिन बात करी जाती है कि C2 पे देना चाहिए। अब C2 क्या है, C2 के अंदर A2 प्लस FL तो आता ही आता है, प्लस जो वो रेंट की हमने बात करी, वो जो रेंट की बात करी, अगर वो लीज पे लैंड लेते हैं तो उनका जो रेट है वो भी इंक्लूडेड होता है C2 के अंदर, और उस C2 का 1.5 टाइम्स कर देते हैं तो वो MSP का रेट आ जाता है। तो ये बजट 2018-2019 में अनाउंस किया गया था कि MSP जो है विल बी फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द क्रॉप्स। ये जो हमने जो प्रोडक्शन कॉस्ट अभी डिटरमाइन करी है, इसका जब हम 1.5 टाइम्स कर देंगे तो इस बेसिस पे जो MSP है वो अनाउंस किया जाता था। तो ये जो फॉर्मूला है हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। कौन अनाउंस करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे ही याद कर लो कि MSP कौन अनाउंस करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे करता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कौन सी कमेटी है, ये क्या होता है, यही स्टेटमेंट्स होती हैं प्रीलिम्स के अंदर जो चेंज करके आ जाती हैं, और सही और गलत और 2 प्लस या 2 माइनस यहीं से ही पलता है। या तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे या स्किप कर दोगे, या नेगेटिव मार्किंग जो भी होगी अगर आप UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसको अनाउंस करती है।
कब अनाउंस करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोइंग सीजन से पहले, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच सोइंग सीजन। जब भी जो किसान है, जो सोइंग सीजन आता है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उस सोइंग सीजन की शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही जो सरकार है उस पर्टिकुलर क्रॉप का जो एमएसपी है वो अनाउंस कर देती है। किसकी रिकमेंडेशन पे, ये हमने दोबारा देख लिया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो आई होप यहाँ से हमें अभी तक हमने जितना भी देखा है वो क्लियर हो गया होगा। कौन अनाउंस करता है, एमएसपी की हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, A2 प्लस FLC2, और बजट में क्या बोला गया था कि 1.5 टाइम्स जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो एमएसपी होगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप्स कवर करी गई हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ना ऐसे फ्रेम हो सकते हैं। आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, 5, 6, 7 क्रॉप्स जो हैं वो ऑप्शंस में दे दी जाएंगी, एक आधा एलिमिनेट करोगे ना तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो। ये होते हैं एलिमिनेशन मेथड्स। ये जो भी मेथड्स हैं, ये हमने एक और प्लेलिस्ट जो है आप देख सकते हो textbook.com के चैनल पर, प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं हमने वो डिस्कस किए हुए हैं, तो वहां पर आप ये देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि 23 क्रॉप्स के लिए सेंटर जो है एमएसपी को कवर करता है। कौन कौन सी क्रॉप्स है? बाजरा, वीट, मेज, पैडी, पल्सेस, ज्वार, रागी, मसूर, उड़द, मूंग, ऑयल सीड्स भी हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर। तो ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, इन सब के लिए भी एमएसपी अनाउंस होता है। अब लास्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, अगर हम पूरा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है वो लेके चल रहे हैं, तो इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना वो सब कवर करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी भी रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स की बात करी गई है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर हम क्रॉप्स देखी हैं कि एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप्स अनाउंस करी जाती हैं, तो वो क्रॉप खरीफ क्रॉप है या वो क्रॉप रबी क्रॉप है। अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं और खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं दैट आर सोन एट द एंड ऑफ मॉनसून एंड द बिगिनिंग ऑफ विंटर। इस टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो विंटर के दरमियान उगाई जाती हैं, इस टाइम पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो होती हैं रबी क्रॉप्स। अभी विंटर चल रही है तो इस टाइम रबी क्रॉप्स जो हैं वो सोन है, और जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो बिगनिंग कब उगाई जाती हैं? एट द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन। तो रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है और खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब इनको कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत है? अगर ये विंटर में उगाई जाती हैं तो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, और वार्म क्लाइमेट चाहिए सीड को जर्मिनेशन के लिए। अब उसके बाद अगर खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो ये रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, तब इनकी बिगनिंग होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है, रेनफॉल डिपेंडेंट क्रॉप्स हैं, प्लस हॉट वेदर चाहिए और लॉट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अब हार्वेस्टिंग मंथ्स की बात करें तो मार्च और अप्रैल में इन जो रबी क्रॉप्स हैं इनका हार्वेस्टिंग मंथ है, और अगर खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर इसका हार्वेस्टिंग मंथ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं और खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं। तो रबी क्रॉप्स के अंदर वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ग्रीन पीस, सनफ्लावर, कोरिएंडर, ये सब रबी क्रॉप्स के अंदर आता है, और खरीफ क्रॉप्स के अंदर राइस, बाजरा, ग्राउंडनट और कॉटन आता है। तो हमने आज के जो लेक्चर में डिस्कस किया है वो रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में, एमएसपी की हिस्ट्री, एमएसपी का बैकग्राउंड जाना, एमएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखा, एमएसपी कौन अनाउंस करता है, कब अनाउंस करता है, किन किन क्रॉप्स के लिए अनाउंस होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एमएसपी अनाउंस होता है। तो ये पूरी कवरेज जो है हमने इस सेशन में करी है। तो आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की काफ़ी ऐसी सीरीज जो हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, वो सब की चर्चा जो है वो करी। तो आई होप आपको ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।